जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। नदियों की बात आती है तो बहुत सारी नदियां हैं भारत में, लेकिन सबसे पहले जिन तीन नदियों का नाम आता है वो है गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा किनारे लोग रहते हैं, यमुना किनारे लोग रहते हैं, दोनों नदियों का जल पीते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन माँ सरस्वती के बारे में क्या? विद्या की देवी माँ सरस्वती के बारे में तो जानते हैं, माँ शारदा की आराधना भी करते हैं, बसंत पंचमी का पर्व भी मनाते हैं, छठ की पूजा भी करते हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन उस सरस्वती नदी के किनारे जिनके बारे में कहा जाता है कि वेदों का आविर्भाव हुआ था, सभ्यताओं का, संस्कृतियों का विकास हुआ था, वो सरस्वती नदी कहीं है ही नहीं। ऐसा नैरेटिव जब फैलाया जाता है तो गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीन नामों का एक साथ हम क्यों विवरण देते हैं, क्यों बात करते हैं इन तीन नामों की एक साथ? आज इसी वामपंथी छूट से हम पर्दा हटाने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। हमारे चैनल में आज 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। लगता है मुझे कि ये यात्रा बहुत आगे तक जाए, बहुत द्रुत गति से जाए। इसके लिए आपका समर्थन, आपका सहयोग जिस जिस माध्यम से आप देना चाहें जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे इस अभियान में अपना समर्थन सहयोग अवश्य प्रदान करें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि प्रोफेसर महावीर प्रसाद जी जैन साहब। आपका बहुत बहुत नमस्ते। कैसे हैं महावीर जी? हाँ हाँ, नमस्कार। बिल्कुल ठीक है निधीश जी, बिल्कुल ठीक है। जी महावीर जी, विषय रखिए। हाँ निधीश जी, ये जो नदी है सरस्वती, जिसका कि सबसे अधिक वर्णन वैदिक साहित्य में किया गया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, तांडी ब्राह्मण में, जैमिनीय ब्राह्मण में, महाभारत में और कई पुराणों में इस नदी का वर्णन मिलता है। अब क्योंकि इस नदी का वर्णन मिलता है, इसलिए काफी समय से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि वास्तव में क्या ऐसी कोई नदी थी और कहाँ थी। इसके बारे में विचार करना तो करीब 150 वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन वास्तविक खोज 1980 के दशक के बाद में शुरू हुई और इन लगभग 35 वर्षों में जो खोज हुई है, तरह तरह की खोज हुई, एक तरह की नहीं, जिनका जिक्र हम करेंगे। और कई तरह से ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि एक विशाल नदी जो आदि बद्री से होकर के और मैदानी भाग में प्रवेश करती थी और कच्छ के रण में आकर के और समुद्र में मिलती थी, तो एक ऐसी नदी मौजूद थी। ओवर बियरिंग प्रमाण इसके मिल चुके हैं और पूरी तरह से सरस्वती नदी एक ग्राउंड रियलिटी बन चुकी है। लेकिन कुछ ऐसे वामपंथी इतिहासकार हैं जो कुछ कारणों से इस सरस्वती नदी की वास्तविकता को जानबूझ करके और स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कि 4 नाम मैं लेता हूं आपको: रोमिला थापर, इरफान हबीब, राजेश कोचर और शिरीन रत्नागर। इनमें से 3 तो इतिहासकार हैं। रोमिला थापर ये प्राचीन भारत के बारे में इन्होंने अध्ययन किया है और इरफान हबीब साहब तो प्राचीन भारत के अध्येता नहीं है, ये मध्यकालीन इतिहास के अध्येता हैं, लेकिन सरस्वती के बारे में बातें करते हैं। राजेश कोचर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, मैथमेटिशियन है, लेकिन
इन्होंने भी सरस्वती नदी के अस्तित्व को अस्वीकार करने वाली बातें कही है। शिरीन रत्नाकर, ये एक प्राचीन भारत के अध्येता हैं। करीब 20 वर्ष पहले इनका रिटायरमेंट हुआ था, जेएनयू में प्रोफेसर थी। तो ये लोग सरस्वती नदी के अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ये कहते हैं कि जो सरस्वती नदी के बारे में जो अब तक जो खोज हुई है, बिल्कुल ठोस खोज हुई है, उसके अनुसार वर्तमान काल में जो घग्गर हाखरा ये नदियां हैं, घग्गर ये नदी तो बहती है आपकी हरियाणा और राजस्थान में। हाकरा ये पूर्वी पाकिस्तान में बहती है। एक और नदी है नारा, जो पहले सरस्वती नदी में आकर के मिलती थी। बाद में कुछ जो भौगोलिक परिवर्तन हुए, भूगर्भिक परिवर्तन हुए, उसके कारण फिर ये सिंधु नदी में जाकर के मिल गई। लेकिन इन नदियों की जो पैलियो चैनल्स हैं, पैलियो चैनल्स का मतलब है कि जो पूर्व में बहने वाले इनके अवशेष हमको मिलते हैं, उसके अनुसार ये जो नदियां जिनके नाम मैंने आपको लिए, घग्गर हाखरा और नारा, ये नदियां वास्तव में सरस्वती नदी का अंश हैं और इनके प्रमाण पूरी तरह से मौजूद हैं। लेकिन जिन इतिहासकारों के नाम मैंने आपको लिए, वामपंथी इतिहासकार, वो कहते हैं कि घग्गर हाखरा जैसी जो सूखी नदी है और केवल मौसम, बारिश के मौसम में जिसमें थोड़ा सा पानी आता है, तो वो नदी किसी भी तरह से ऋग्वेद में जिस नदी का वर्णन किया गया है उससे बिल्कुल मैच नहीं करती है, और इसलिए इसको प्राचीन सरस्वती नदी नहीं माना जा सकता। ये लोग कहते हैं कि वास्तव में ये जो जिसको सरस्वती नदी के लोग कहते हैं, वो एक हेलमंद नदी थी अफगानिस्तान में बहने वाली, जिसका प्राचीन नाम हरखवती, जिसका प्राचीन नाम था। तो ये वास्तव में वैदिक युग की नदी है, ये वैदिक सरस्वती है, जिसके किनारे वैदिक साहित्य लिखा गया था। तो इस तरह की बात कही जाती है। और वो कहते हैं, यानी ये बात क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। कहते हैं कि सेंट्रल एशियन स्टेपीज से आर्य भारत में आए थे, और क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेपीज से आए थे, इसलिए वो अफगानिस्तान में होकर के और भारत में आए। और जब अफगानिस्तान में आए और यहाँ उन्होंने ये जो नदी देखी हेलमंद, और यहाँ रहे, यहाँ निवास किया, तो यहाँ उन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी। और यहाँ जब वेदों की ऋचाएं लिखी और उसके बाद में जब भारत आए, तो क्योंकि पहले वो हरखवती नदी के किनारे रहते थे, तो यहाँ भारत में आकर के उन्होंने, और ये सरस्वती नदी, ये इस एक नदी का जिसके किनारे अब आकर के बसे बाद में, तो उसका नाम सरस्वती नदी रख लिया। और तो ये इस तरह की एक बकवास की जाती है जो पूरी तरह से झूठ है। तो इस नदी के जो प्रमाण हमको कई तरह के मिलते हैं, मैं आपको उनका जिक्र करता हूं। सबसे पहले तो इसके साहित्यिक प्रमाणों की बात करते हैं। विषय इतना बड़ा है, इतना साहित्य केवल
35-40 वर्षों में लिखा जा चुका है कि जिसको केवल संक्षेप में जिसकी आउटलाइन उसका जिक्र किया जा सकता है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 6:62 6:62 इसमें सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। तो उसमें कहा गया है कि सरस्वती नदी ने अपनी तीव्र शक्तिशाली लहरों से पहाड़ियों की चोटियों को वैसे ही चूर चूर कर दिया है जैसे कि कमल की डंडियों को उखाड़ा जाता है, और हमें स्तोत्र और स्तोत्रगान और प्रार्थना से उस नदी का आह्वान करना चाहिए, और जो कि दूर और पास की वस्तुओं पर प्रहार करती है। अब ये जो वृतांत है आप देखिए कि एक तो इसकी लहरों ने पहाड़ों की चोटियों को चूर चूर कर दिया है, और फिर ये कहा है कि दूर और पास की वस्तुओं पर प्रहार करती है। अब नदी कौन सी प्रहार करती है? जिस नदी में बाढ़ आती है, और जो महान नदियां हैं जिनकी हम पूजा करते हैं उनमें बाढ़ आती है। गंगा में भी बाढ़ आती है और यमुना में भी बाढ़ आती है, सब नदियों में बाढ़ आती है। लेकिन बाढ़ आने के बावजूद वो नदियां पूज्य होती हैं। तो ये जो नदी है इसमें बाढ़ आती थी, इसका जिक्र हमको इस मंत्र में है। फिर इस नदी के लिए कहा गया है में सरस्वती अप्रशस्ता एव स्मसी प्रशस्तम अम्बा नसकृधि, यानी इसका अर्थ, ये जो मंत्र है इसका अर्थ होता है कि अम्बितमे मतलब सबसे महान माता। हमारे यहाँ नदियों को माता मानने की परंपरा है, तो इसको सबसे महान माता कहा गया है। नदी तमे सबसे महान नदी, क्योंकि ये उस समय की सबसे विशाल नदी थी, तो सबसे महान नदी। और देवी तमे, नदियों में देवत्व भी उनमें माना जाता है, और गंगा नदी को भी देवी माना जाता है, और भी नदियों को, नर्मदा को भी देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, तो उसको देवी तमे कहा गया है। और इसके लिए कहा गया है कि उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति के बिना लोगों का जीवन संभव नहीं होगा। लोग उसको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और संतान प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई है। ये इस तरह का इस नदी के लिए कहा गया है। इसी तरह इस नदी को वाजिनवती मतलब अत्यंत ऊर्जावान, ऋतावरी मतलब सत्या, और इसी तरह देवताओं में प्रिय, ये इस तरह का इस नदी के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का एक वर्ष है 7th चैप्टर का 95 उसमें वशिष्ठ इस नदी के लिए कहते हैं कि ये पहाड़ों से चलकर समुद्र में बहने वाली और अपने किनारे रहने वालों को दूध और घी प्रदान करने वाली नदी है। इस तरह का ऋषि वशिष्ठ इस नदी के लिए कहते हैं। और नदी स्तुति हिम जो ऋग्वेद का है 10:75, उसमें इस नदी के लिए देखिए ध्यान देने योग्य है। 10:75 इसमें कहा गया है कि यमुना और सतलज नदी के बीच बहती है। यानी इससे वो जो झूठ है वामपंथियों का कि ये हेलमंद नदी है, तो हेलमंद नदी
ये किसी यमुना और सतलज के बीच नहीं बहती, तो इसको सतलज और यमुना के बीच बहने वाली नदी कहा गया है। इसी तरह जेमिनी ब्राह्मण, उसमें सरस्वती को का धरती के नीचे चला जाना, इसका जिक्र किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि सरस्वती नदी जो किसी समय बहुत वेग से बहती थी, यानी करीब 5000 साल पहले, करीब 3000 ईस्वी पूर्व में ये नदी सूख गई या सूखने लगी थी। 4000 और 5000 यानी 2000 ईस्वी पूर्व और 3000 ईस्वी पूर्व के बीच में ये नदी सूखी थी। तो जेमिनी ब्राह्मण में इस बात का जिक्र किया गया है। जेमिनी ब्राह्मण 2:297, उसमें कहा गया है कि उपमज्जन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है सरस्वती नदी का धरती के नीचे चले जाना। इसी तरह तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण में कहा गया है, जिसको विनशन, विनशन का मतलब होता है विनाश होना, डिसअपियरेंस, डिसअपियर हो जाना। तो तांड्य ब्राह्मण में इस नदी के विनशन का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक स्थान पर जो है ये नदी धरती के नीचे चली जाती है। अब जो वेग से बहने वाली नदी है वो तो कहीं भी धरती के नीचे नहीं जाती, लेकिन जब ये नदी सूखने लगी तो उसके बाद वो स्थान स्थान पर जमीन के नीचे चली गई। तो जहां ये जमीन के नीचे चली गई है एक स्थान पर, उसके लिए विनशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी टेक्स्ट के अंदर ये जो आपका तांड्य ब्राह्मण है उसमें 25, 10, 11 और 16 इसमें ये कहा गया है कि सरस्वती जो है उसको कुब्जिमती कहा गया है। अब कुब्जिमती का मतलब ये है कि जो जिसकी पीठ मुड़ गई है। पीठ मुड़ गई का मतलब ये है कि नदी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब नदी टेढ़ी मेढ़ी कब होती है? जब नदी का वेग कम हो जाता है। जिस समय नदी वेगवान होती है उस समय वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इस तरह का उसके लिए कहा जाता है। और महाभारत में इसको वेदानाम मातरम, वेदों की माता, यानी महाभारत के समय ये नदी सूख चली थी या करीब करीब सूख गई थी। महाभारत का जो लेखन का काल है, महाभारत के जो घटना का काल है, वो करीब 3000 ईस्वी पूर्व है, 5000 आज से 5000 साल पहले। उस समय ये नदी, महाभारत का काल मान लीजिए कि अगर कोई कहता है बाद का है तो 2000 ईस्वी पूर्व मान लीजिए। वैसे हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी गणना के अनुसार और कई गणनाएं जो की गई है उसके अनुसार महाभारत का काल 3000 ईस्वी पूर्व है। तो उस समय ये नदी ये सूख गई थी या काफी सूख गई थी, लेकिन उस समय भी जो महाभारत काल में जो कुछ भी लेखन हुआ है महाभारत का, तो उस समय उसको वेदानाम मातरम, वेदों की माता, मतलब जहाँ की वेद लिखे गए थे, वेदों की माता, इस तरह का महाभारत में इस नदी के लिए कहा गया है। यास्क जो है, जो प्राचीन काल के एक महान ग्रामेरियन हुए हैं, वो यास्क जो है इस नदी का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि इस नदी जो है ये नदी के रूप में और देवता दोनों रूप में इसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह का यास्क ने वर्णन किया है। और सरस्वती नदी जो है ये, यानी शुरू में तो एक नदी के रूप में ही थी, लेकिन बाद में फिर इसको एक देवी के रूप में माना जाने लगा। और यजुर्वेद के अनुसार इस नदी की 5 सहायक नदियां हैं। दृषद्वती, शतुद्री, शत्रुद्री मतलब सतलज, विपाशा मतलब व्यास,
चंद्रभागा मतलब चिनाब और इरावती मतलब वर्तमान में रावी, जो वर्तमान में ये जो नदियां बहती है, ये नदियां इसकी सहायक नदियां थी, ये यजुर्वेद कहता है। और फिर अथर्ववेद में कहा गया है कि ये नदी अपने किनारे रहने वाले लोगों को मधुर रसयुक्त जौ प्रदान करती है, और इसमें मरुत को कृषक बताया गया है और इंद्र को कृषि का देवता बताया गया है। तो इस तरह का वर्णन ये अथर्ववेद में इस नदी के लिए किया गया है। और मनुस्मृति में दृषद्वती और सरस्वती नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। इस तरह का वर्णन हमको प्राचीन साहित्य में मिलता है। इसके साथ एक जिक्र है, महाभारत में मिलता है बलराम की यात्रा का। श्री कृष्ण के भाई बलराम, उन्होंने प्रभास पाटन से, जो कि इस सरस्वती नदी के समुद्र में मिलने के स्थान के नजदीक है, वहां से लेकर के और इस नदी का जो पूरा मार्ग है, उस मार्ग की यात्रा की थी। और इस यात्रा का विस्तृत विवरण महाभारत में मिलता है। ये वर्णन मैं नहीं करूंगा, संक्षेप में थोड़ी सी बातें बताता हूं कि महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो लगभग उस समय बलदेव ने यह यात्रा प्रारंभ की, और बलदेव ने जो है जो यात्रा शुरू की तो अपने साथ वो बहुत सारे ऊंट और हाथी और घोड़े और काफी धन वगैरह ये लेकर के वहां से रवाना हुए। और रवाना होने के बाद में फिर जिन जिन स्थानों पर वो गए, उन स्थानों का उन्होंने जिक्र किया है। तो उन स्थानों में विनशन का भी जिक्र होता है, जहाँ की नदी ये धरती के नीचे चली गई। फिर उसके बाद में वो जब राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान का जिक्र उन्होंने किया है, और यहाँ उन्होंने ऊंट जो अपने साथ लेकर के आए थे, उन ऊंटों का दान किया। उनके साथ में हाथी भी थे। इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में इतने जंगल थे कि हाथी भी इस इलाके में होते थे। तो इस तरह का जो है ये विस्तृत बड़ा लंबा वर्णन ये बलराम की यात्रा का मिलता है। और बलराम की यात्रा का जो वर्णन मिलता है, ये एक तरफ तो महाभारत की सत्यता को साबित करता है, और दूसरी तरफ ये यानी सरस्वती नदी इसके अस्तित्व की सत्यता को ये साबित करता है। तो ये बातें तो हमको जो प्राचीन साहित्य उसमें मिलती है, जिसको कि मैंने बिल्कुल थोड़े में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद में मैं थोड़ी मॉडर्न स्टडीज की बात करता हूं। तो 1872 में सीएफ ओल्डहम एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था, और उसके साथ में एक आरडी ओल्डहम, उन्होंने डिटेल्ड स्टडी, यानी क्योंकि उन्होंने जो वैदिक साहित्य पढ़ा था, तो वैदिक साहित्य के आधार पर उन्होंने विस्तृत अध्ययन नदी के बहाव क्षेत्र का किया, और नदियों के समतीजे पर पहुंचे कि सरस्वती जो है वो किसी समय ऐसी नदी थी जिसमें कि दो बड़ी नदियों का पानी आकर के मिलता था। और ये दो बड़ी नदियां हैं, एक तो सतलज और दूसरी यमुना। तो बाद में जब इन नदियों का पानी इस नदी में मिलना बंद हो गया, सतलज तो जाकर के और सिंधु नदी की तरफ चली गई, और यमुना वो पूर्व की ओर जाकर के और यमुना नदी में आकर के यमुना नदी वो गंगा नदी में आकर के गंगा नदी की तरफ उसका प्रभाव बढ़ गया। तो इस तरह से कहते हैं कि उसके पहले इस नदी के अंदर इन दोनों नदियों का
इस विशाल नदी में इन दोनों नदियों का पानी आकर के बहता था। बाद में 1940 में ओरेल स्टीन, उसने भी इस नदी का जो ड्राई कोर्स है उसकी यात्रा की और उसने ये कहा कि बहावलपुर स्टेट, जो इस समय बहावलपुर पहले एक स्टेट हुआ करती थी जो पाकिस्तान में है, तो यहाँ ये नदी जो है, यानी इसके उत्तर की ओर, इसके उत्तर और पूर्व की ओर, तो ये नदी जो है वो घग्गर हाकरा थी या घग्गर थी, और वहाँ बहावलपुर में वो हाकरा के नाम से जाना जाता है। और उस समय उसने इस हाकरा नदी के किनारे 90 साइट्स इसके किनारे आइडेंटिटी की कि यहाँ लोग रहा करते थे। इसी तरह एक जर्मन इंडोलॉजिस्ट है हर्बर्ट विल्हेल्मी, उसने भी यानी परिवर्तन कहते हैं, उसके कारण वो यमुना आई थिंक किसी कारण से महावीर जी का कनेक्शन लॉस हुआ है। आई होप कि वो एक बार वापस से जुड़ जाएं हमारे साथ में, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर पाए। सो लेट्स सी, अब ये टेक्निकल इश्यूज हैं और टेक्निकल इश्यूज लगातार चीज़ों में आते हैं और मुझे लगता है आएंगे भी, हम इससे दो चार नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि कितनी देर में महावीर जी हमें ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं हम इस बात को, जो सरस्वती नदी की बात है, उसके मिथक को तोड़ने की बात है। सो मैं कोशिश करता हूँ उनको कॉल करके और हमारी बात को आगे पहुंचाने की। आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे मत लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इसके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे भी। जी। सो लाइट चली गई है, ऐसा महावीर जी ने मुझे बताया है। सो वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके वापस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि 80 साल की वय में अगर हम ये सोचें कि एक प्रोग्राम जो आधे घंटे तक अभी हो चुका है रिकॉर्ड, उसको वापस से रिकॉर्ड किया जाए, तो शायद उतनी बातें जो है वो निकल करके वापस नहीं आ पाए। इसलिए हम उस फ्लो को तोड़ना तो नहीं चाहेंगे, बल्कि आगे ही लेके जाना चाहेंगे। आपसे भी निवेदन है लगातार कि जब हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम मिलता है तो 5-10 मिनट देख करके मत निकलिए, उसे पूरा देखें, उसे पूरा समझें, उस नैरेटिव को समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और यही नैरेटिव है जो हमें तोड़ना है, जो लेफ्ट लिबरल्स ने बनाया है। सरस्वती नदी को मिथक कोई कैसे कह सकता है? हम सरयू की बात करते हैं, हम जब नहाते हैं स्नान मंत्र कहते हैं और कहते हैं कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी की बात करते हैं, कृष्णा की बात करते हैं, इतनी नदियों की बात मुझे लगता है कि महावीर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और अगर जुड़ गए हैं जी, अभी उनका वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन ही इज ट्राइंग। और कोशिश, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो बस वही पत्थर है। जम्बू टॉक्स के रूप में हम तो ये पत्थर उछाल चुके हैं, अब इस पत्थर को गति देना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। महावीर जी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। महावीर जी एक बार फिर से आपका स्वागत। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जी महावीर जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज सुन प्लीज। रहा हूँ। तो ये इस तरह से, ये तो है एक प्राचीन अध्ययन। अब इसके बाद में, यानी ये अध्ययन जो है ये 1969 तक का है। उसके बाद मैं आपको जिक्र करता हूँ 1980 के दशक में जो एक आधुनिक काल का अध्ययन शुरू हुआ है, उसका जिक्र करता हूँ। देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सभ्यता है, होता क्या है कि जब सिंधु घाटी की नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के अवशेष प्राप्त हुए थे, तो उसको मोहनजोदड़ो
की सभ्यता ये नाम दिया गया। करीब 100 साल पहले ये अवशेष प्राप्त हुए थे। उसके बाद जब हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेष प्राप्त हुए तो उसको हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन अब आप देखिए कि जो अधिकांश जो प्राचीन स्थानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो अवशेष मिले हैं जो ये गंगा जो सरस्वती का कोर्स जो अब उसका जो स्टडी की गई है गग्गर, हाखरा इत्यादि नदियों के किनारे, तो उसके किनारे जो प्राचीन काल के जो हमको जो पुरानी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं वो बहुत अधिक हैं कुल मिलाकर के, और जिसको अब सिंधु सरस्वती नाम दिया जाता है। वास्तव में इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता ही नाम दिया जाना चाहिए। तो सरस्वती घाटी की जो ये सभ्यता है जिसकी जो टोटल साइट्स कुछ समय पहले तक वो 3001 इनमें से हड़प्पा के किनारे जो है वो साइट्स जो मिलती हैं वो लगभग 300 से कुछ ज्यादा हैं और 2378 समान उसके किनारे प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि बड़ी और नगर बसे थे, इसके अवशेष कुछ समय पहले प्राप्त हुए हैं। वैसे काफी समय से चल रहा है राखी गढ़े का उत्खनन, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो इसकी खोज इसके बारे में अध्ययन किया गया है, तो आप देखिए कि मोहनजोदड़ो जो है उसके जो अवशेष मिले हैं उसका कुल मिलाकर जो विस्तार था वो करीब 300 हेक्टेयर क्षेत्र में था। और राखी गढ़ी जो कि हिसार के पास में इस घग्गर नदी के किनारे है, तो वहां जो अवशेष मिले हैं वो करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सरस्वती नदी के किनारे एक उस समय का बहुत बड़ा नगर था। हो सकता है कि आगे और खुदाई में कहीं इससे भी बड़े स्थानों का पता लगे, लेकिन इसके बारे में तो जानकारी है। फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ जो राजस्थान का नगर है उसके पास में कालीबंगा कोई बहुत फेमस है, बहुत पहले यहाँ उत्खनन हुआ था। यहाँ भी एक काफी बड़े नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये इस तरह के जो नगरों के अवशेष हैं वो ये बताते हैं कि यानी सरस्वती नदी जो ये है ये एक विशाल नदी थी, क्योंकि जो नदियां जितनी बड़ी थी या जितनी प्राचीन हैं उतने ही ज़्यादा उनके किनारे हमको प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये गग्गर, हाखरा और उसके अलावा चोलिस्तान का एक क्षेत्र है, ये दक्षिणी पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ यह हाखरा नदी है, तो वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये प्राचीन काल के नगरों के अवशेष ये प्राप्त हुए हैं। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि ये नदी जो है वो कितनी विशाल रही होगी। फिर उसके बाद में एक ग्राउंड वाटर के जो अध्ययन हुए हैं, पोखरण में 1998 में एटम बम इसका विस्फोट किया गया था। तो उसके बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा पानी पर यानी वाटर क्वालिटी पर क्या इसका असर हुआ इसका अध्ययन करने का प्रयास किया गया। तो जब वहाँ कुछ सैंपल लिए गए जमीन खोद करके, तो
8000 से लेकर के और 14000 ईस्वी पूर्व तक के प्राचीन पानी के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए। और ये जो पानी था, यह पानी हिमालय के ग्लेशियर से आने वाला पानी था। और ये पानी कोई बरसात से जमीन के अंदर नहीं गया था, बल्कि जो प्राचीन काल की नदी के अवशेष थे उसका ये पानी था। इस इलाके में बारिश बहुत कम होती है। जो ये जैसलमेर ज़िले का इलाका है उसमें बरसात बहुत कम होती है और बरसात का पानी परकोलेट होकर के और ज़मीन के अंदर चला गया हो, इसकी संभावना नहीं है। और फिर जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं और ड्रिंकिंग वाटर उसकी तलाश के लिए जो कुछ खोज की गई बाद में, जैसे बीकानेर के क्षेत्र में, गंगानगर के क्षेत्र में, जैसलमेर के इलाके में, तो कई स्थानों पर पीने योग्य अच्छे जल के स्रोत प्राप्त हुए हैं। और ये जो ग्राउंड वाटर के सैंपल्स प्राप्त हुए हैं, ये इस सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के पैलियो चैनल्स है। उन पैलियो चैनल्स के इलाके में ये प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में 3 बड़े वैज्ञानिक जो एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर के हैं, उन्होंने एक यानी लैंड सेट से इसका अध्ययन करने का प्रयत्न किया। लैंड सेट मतलब लैंड सैटेलाइट, और लैंड सैटेलाइट का मतलब होता है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट, जो सैटेलाइट का अध्ययन किया जाता है उसको लैंड सेट ऑब्जर्वेशन, लैंड सेट इमेजरी उसको कहा जाता है। तो लैंड सेट इमेजरी से जो अध्ययन किया गया, तो उससे जो टीम ने जो कंक्लूड किया, केवल उसका जिक्र पहले अंग्रेजी की 3-4 पंक्तियां हैं, उनका जिक्र करता हूं, फिर उसके बाद में उसकी हिंदी करके बताता हूं मैं। वो लिखते हैं, वी बिलीव that the Saraswati has contributed to the alluvial deposits of the westernmost part of the desert, and that the groundwater of this part comes mainly from what the Saraswati river as well as precipitation that had been infiltrated into the ground over the centuries। ये उनकी रिपोर्ट का अंश है और उसका हिंदी में जिक्र करता हूं। हमें विश्वास है कि यहाँ रेगिस्तान के सबसे पश्चिमी भाग में रेती के नीचे नदी द्वारा ले जाई गई मिट्टी का जमाव है, और वह सरस्वती नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण है। और यहाँ भूगर्भीय जल मुख्य रूप से सरस्वती नदी के कारण है, सरस्वती नदी के कारण तथा सदियों तक वर्षा के जल के भूगर्भ में स्त्रवण के कारण है। फिर उसके बाद सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन, इसने इस क्षेत्र में कई कुएं खोदे और उन कुओं में 24 कुएं जो खोदे गए थे उनमें से 23 में बहुत अच्छा पीने योग्य जल प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये जो एरिड जोन रिसर्च सेंटर है जोधपुर का, उसकी स्टडी से ये पूरी तरह से सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में एक विशाल नदी बहती थी, और क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये सतलज और यमुना नदियों के बीच का है, इसलिए ये सरस्वती नदी का ही क्षेत्र है। फिर उसके बाद में रेडियो आइसोटोप, उनका जो अध्ययन किया गया है। रेडियो आइसोटोप से मतलब ये है कि अलग अलग स्थानों से मिट्टी के सैंपल्स लेकर के और उनमें जो रेडियम धर्मिता होती है
उसको कंपेयर किया जाता है। तो उसको कंपेयर करने का जो ये अध्ययन किया है, ये एक एस.एम. राव, ये एक फिजिसिस्ट हैं और जो रेडियो आइसोटोप स्टडी की बहुत बड़ी अथॉरिटी है। और इसी तरह के.एम. कुलकर्णी, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, यहाँ के वैज्ञानिक हैं। तो इन लोगों ने जो अलग अलग स्थानों के सैंपल्स जो मिट्टी के हैं उनका जो अध्ययन किया है, जैसे गंगा यमुना नदी के क्षेत्र के आइसोटोप्स और जो पैलियो चैनल है सरस्वती नदी की, उसमें मिलने वाला आइसोटोप, वो मिट्टी में मिलने वाले जो जो पदार्थ हैं उनका आइसोटोप, उनमें और कि किसी समय यही यमुना नदी पहले, तो क्योंकि ये आकर के और सरस्वती नदी के क्षेत्र में मिलती थी, तो वहाँ इसका प्रोविनेंस मतलब इसके द्वारा लाई गई मिट्टी इस क्षेत्र में थी, और बाद में वही प्रोविनेंस वही उसके द्वारा करता है कि यमुना नदी इस समय आकर के, ये यमुना नदी, ये जो सरस्वती नदी है, ये एक मिथक नहीं है बल्कि एक वास्तविक नदी है। और ये जो नदी है, इसके संबंध में जो रिपोर्ट्स दी गई हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार ये बंदर पुंछ एक स्थान है गढ़वाल में, तो उसके पास जो ग्लेशियर है वहां से ये नदी निकलती थी, और उसके बाद में आदि बद्री होकर के और भवानीपुर होकर के ये दक्षिण में बहती थी सीधी, और दक्षिण में बहते हुए फिर ये पंजाब में आती थी, पंजाब से फिर हरियाणा में आती थी, फिर उसके बाद में ये जो राजस्थान में आती थी, राजस्थान के बाद में फिर ये जो पाकिस्तान का चोलिस्तान का क्षेत्र है वहाँ जाती थी, वहाँ से फिर ये गुजरात में प्रवेश करती थी, और गुजरात में ये जो वर्तमान काल में जहाँ कच्छ का रण है, ये कच्छ के रण में आकर के समुद्र में मिलती थी। फिर कच्छ के रण में रिसेंट स्टडीज जो कुछ हुई है उसका कुछ थोड़ा जिक्र और करता हूं मैं आपसे। एक तो के.एस. वाल्डिया, ये एक प्रोफेसर हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। थोड़े समय पहले, साल भर पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है। ये भारत के है। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है, अंदाज लगा सकते हैं कि ये उस पुस्तक में क्या कहना चाहते हैं। ये के.एस. वाल्डिया जो इस रिवर सरस्वती के बारे में अधिक मुझे लगता है कि महावीर जी जिस पुस्तक की बात कर रहे थे, उस पुस्तक की बात थोड़ी सी अभी और बची है, और हमारे प्रोग्राम में मैक्सिमम कंटेंट जो है आज के लिए काफ़ी हद तक आ चुका है। हम लोग आधा मिनट का और धैर्य रख लेते हैं। जो बात बची हुई है, अगर महावीर जी से पूरा कर पाए देन इट विल बी ओके। अदरवाइज किसी और कार्यक्रम में हम सरस्वती नदी के बारे में और आगे बढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इस के बारे में हम
एक प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं और सरस्वती नदी के साथ साथ में हम वाग्देवी के बारे में भी कर चुके हैं। जब सरस्वती की बात आती है तो वाग्देवी की बात आती है, और अगर आप भोपाल कभी गए हो तो राजा भोजशाला के बनाए हुए जो मंदिर है वहाँ हम वाग्देवी की बात करते हैं, उसके बारे में भी वो बात बहुत सुंदर तरीके से आई है। तो सरस्वती नदी के बारे में केवल एक कार्यक्रम में ये संभव नहीं है कि हम बात पूरी कर पाए, इसलिए मुझे तो लगता है कि हम इसे पार्ट 1 मानते हैं और पार्ट 2 में सरस्वती नदी के बारे में कुछ और बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो पंडित विष्णु श्रीधर वाकणकर शास्त्री ये एक बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारत में एक भू वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने पुरातत्व विभाग में बहुत काम किया है और उन्होंने भीमपेटका की गुफाओं की भी खोज की थी। और भीमपेटका के साथ साथ में उन्होंने सरस्वती नदी के बारे में जो काम किया उससे बड़ा काम हिंदुस्तान में शायद बहुत लोगों ने नहीं किया है। इसलिए अगर हम उनके साथ में भी उनके साथ में मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो अब इस संसार में नहीं है, पद्मश्री से उन्हें सरकार ने सम्मानित भी किया है और उनके जीवन पर, उनके कार्यों पर आधारित अगर हम कुछ कार्यक्रम कर पाए तो इसके बारे में भी हम योजना रचना अवश्य ही करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने उसे ज़रूर लेकर के आएँगे। वैसे आपको ये भी बताता चलूँ कि आज रात को हम लोग एक विशेष कार्यक्रम करने वाले हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम घुटता बंगाल, तो खास तौर पे छोटे-छोटे मीडिया हाउसेस जो हैं उसके बारे में किस तरीके से बंगाल में आग लगाई जा रही है, उनके बारे में एक लाइव कार्यक्रम वहाँ के 2 मीडिया हाउसेस के साथ में करने वाले। इट विल बी अ फैंटास्टिक वन, आप ज़रूर उसमें जुड़िएगा। बात रही इतिहास के विकृतीकरण की, तो ये सीरीज़ है महावीर प्रसाद जी जैन के साथ में लगातार चल रही है कि भारत के इतिहास के विकृतीकरण का इतिहास, जिसमें पहले 2-3 कार्यक्रम हमने किए हैं, आज उसका एक नया भाग है। अगली बार जो हिस्सा होगा वो आपके सामने ज़रूर शीघ्र ही लेकर के आएँगे। मुझे लगता है कि महावीर जी शायद अब हमारे साथ में आज के कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए, तो मैं अभी के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करता हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आज के कार्यक्रम को हम और विस्तार से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, उसे आगे लेकर के जाएँगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और महावीर जी का भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि 80 वर्ष की आयु में जिस तरीके से वो हमारे साथ में जुड़ कर के जो उन्होंने पहले इंडोलॉजी के बारे में बात की थी, अगर आपने नहीं सुने हैं वो सेशंस, जर्मन इंडोलॉजी, फ्रेंच इंडोलॉजी, अमेरिकन इंडोलॉजी, ब्रिटिश इंडोलॉजी, ग्रीक इंडोलॉजी, कमेंडेबल फैंटास्टिक सेशंस वो सारे के सारे हुए हैं। भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने की संभावनाओं के बारे में हमने एक पूरी श्रृंखला चलाई थी। अगर आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है, प्लीज़ उससे जाएँ। हो सकता है कि बहुत श्रृंगारित सेशंस आपको वो नहीं लगे, लेकिन जो उसमें बातें कही गई हैं, अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, जम्बू द्वीप का एक जो खाका है, वो ऐसा आपके सामने खिंचेगा कि आप कभी भूल नहीं पाएँगे। ये हमारा दावा है, विश्वास है और ये भी जानते हैं कि जब आप उसे सुन लेंगे एक अलग ही व्यक्तित्व का जन्म हमारे अंदर से होगा, निर्मिति हमारे अंदर से होगी, हमारा विश्वास हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में और पुख्ता होगा। ये हमारा पक्का मानना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूरा करता हूँ। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद देता हूँ महावीर जी, आपका भी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।